भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों को तो मार के ख़त्म कर दो और दलितों को चुप्पे से हिंदू बना करके उनका वोट लो और उनका आरक्षण खींच लो। राजनाथ सिंह ने कहा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। तो मैं ये भी कहूँगा कि जो 2011, 12, 13 में जो रिपोर्टें आई तो उसमें हर आतंकवादी आरएसएस का निकला। हर आरएसएस का आदमी आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी आरएसएस का है। इस संविधान का बाबा साहब ने लिख दिया कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। बिल्कुल हमें जुडिशरी में जाना पड़ेगा, हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स में जाना पड़ेगा और हमें सरकार में भी आना पड़ेगा। रुकेगा सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार को और आरएसएस की सोच को उखाड़ने से। हिंदुस्तान के संविधान में अधिकार है जो है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म मसला नहीं है, संविधान मसला है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो गृह युद्ध कराने के कगार पे भारत को खड़ा कर देगी और भारत को तोड़ने की पूरी साजिश, ये अंग्रेज़ों के दलाल हैं। अंग्रेज़ों से दलाली ली है इन्होंने और ₹2.5 लिया था सावरकर ने। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करें तो उनके जो युवा हैं वो अब हर जगह से अपनी भागीदारी की तलाश कर रहे हैं और समाज के मुद्दों के साथ वो लड़ने भिड़ने को भी तैयार है। वो दौर गया जब इस देश की कम से कम 20% मुस्लिम आबादी को आप इग्नोर कर सकते हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति चल रही है उसमें उनको हाशिए पर धकेला गया, लेकिन ऐसा है नहीं। खासकर माइनॉरिटी के जो तेज़ तर्रार युवा हैं वो तमाम सेकुलर पार्टियों में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और वो अपनी जगह भी बना रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के एक युवा नेता हैं, क्या जिम्मेदारी देख रहे हैं? मैं अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ और दिल्ली का प्रभारी हूँ। और हम लोग, हमारा जो है पूरा बैकग्राउंड, मेरे राजनीतिक जीवन का बैकग्राउंड जो है वो कांग्रेस पार्टी से रहा है। NSUI यूथ कांग्रेस करते कराते AICC में लंबा सफ़र तय किया है। AICC में काम कर रहे हैं। आगे राहुल जी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में बहुत मजबूती से काम करना है और देश का संविधान जो अंबेडकर के नेतृत्व में बना था, हमारी पूरी लड़ाई इस वक्त है कि हिंदुस्तान के संविधान को जो अंबेडकर के नेतृत्व में बना था उसको राहुल जी के नेतृत्व में बचाना है। तो क्या देखिए, सवर्ण समाज का तो हिंदुस्तान समझ में आता है जिसको वो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज जब संविधान की बात करता है और वो भारत या इंडिया के बदले हिंदुस्तान बोलता है ना, तो इस देश का एक बड़ा तबका है जिसको आप लोग हिंदू समझते हैं, वो दरअसल SC ST OBC है। उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, संवैधानिक रूप से भारत या इंडिया इसका नाम नहीं, निश्चित तौर पर भारत। असल में क्या है कि जो पुरानी सभ्यता से हम लोग हिंदुस्तान को उस जगह से नहीं जोड़ते हैं और हमारी कोई लड़ाई स्वर्णों से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो सिर्फ इस देश के संविधान को बचाने की है, गांधी के मूल्यों को बचाने की है, गांधी की विचारधारा को बचाने की है और अंबेडकर के नेतृत्व में जो संविधान रचा गया है, जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान को बचाने की है। और उस संविधान में पहला अक्षर लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हमारी पूरी लड़ाई हम भारत के लोगों की है और निश्चित रूप से भाजपा की जो सोच है मनुवादी सोच है और उसमें खास करके दलितों और मुसलमानों को जो कुचलने की सोच है, दलितों के साथ आरक्षण, उनका आरक्षण ख़त्म करने की सोच है। वापस जो जहाँ से दलित, ये बात बिल्कुल सच है कि मुसलमान और दलित बहुत दबे कुचले थे, लेकिन वो जहाँ तक भी आए हैं आरक्षण के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, शिद्दत के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों को तो मार के ख़त्म कर दो और दलितों को चुप्पे से हिंदू बना करके उनका वोट लो और उनका आरक्षण खींच लो। ईमानदारी से बताइए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है आपको? मुझे तो लगता है कि ये मनुवादी सोच है और मनुवादी, आप कह रहे हैं सवर्ण समाज से, मेरी भी किसी समाज से दुश्मनी नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह एक नारा देते थे जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, यूपी का चुनाव, कि हर मुसलमान आतंकी नहीं, लेकिन जो आतंकी है वो मुसलमान है। क्या आज कहना उचित होगा कि हर मनुवादी जो है वो सवर्ण नहीं है, लेकिन जो मनुवादी है वो सवर्ण नहीं है? क्योंकि कास्ट एट्रोसिटी हो या रिलीजियस एट्रोसिटी हो, मुसलमानों की लिंचिंग हो, हमले हो, उसमें कौन लोग इस कॉन्स्पिरेसी को आगे पहुँचाते हैं? बिल्कुल, ये कहना मैं बाकी जो हमारे सवर्ण समाज के लोग भी जो इस देश के संविधान के साथ हैं, जो भारत के संविधान के साथ हैं, वो मुझे लगता है कि उनके अंदर मनुवादी सोच नहीं है। आज भी बहुत से स्वर्ण समाज के ऐसे लोग हैं जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ, और जो ये नारे लगाते आपको दिख जाएंगे
कि मनुवादी सोच नहीं चलेगी। जो आपने देखा ना जेएनयू वाला नारा जो है कि लगा था जो है इससे आज़ादी इससे आज़ादी, तो उसमें स्वर्ण समाज के कुछ लड़कों ने ये भी नारे भी लगाए थे कि हमें मनुवाद से आज़ादी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये आप कह सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। तो मैं ये भी कहूँगा कि जो 2011, 12, 13 में जो रिपोर्टें आई तो उसमें हर आतंकवादी आरएसएस का निकला। हर आरएसएस का आदमी आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी आरएसएस का है। ये बात भी तो है। अखलाक से लेके और अब असम की बात है। मैं लिंचिंग पर बात भी नहीं करना चाहता, मैं हिंदू मुसलमान पर बात भी नहीं करना चाहता। आप बताइए कि इसकी समस्या का हल कैसे? क्या आपको लगता है कि मुसलमान जब तक सत्ता में सीएम पीएम एसपी डीएम नहीं बनेगा, जज कलेक्टर नहीं बनेगा, सॉल्यूशन है? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सच है कि मुसलमानों को और दलितों को उनकी पूरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से पूरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हम सब हिंदुस्तान में जो लोग भी भारत में रह रहे हैं वो उन सब लोगों को, उन सारे भारतवासियों को एक जैसा सम्मान और एक जैसी जगह मिलनी चाहिए। इसीलिए वो पहला अक्षर ही संविधान का बाबा साहब ने लिख दिया कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। बिल्कुल हमें जुडिशरी में जाना पड़ेगा, हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स में जाना पड़ेगा और हमें सरकार में भी आना पड़ेगा। दूसरी बात, लिंचिंग की बात आपने आसाम की बात कही। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति में वो दलित था, मुसलमान था या स्वर्ण था या कुछ भी था, लेकिन भारत में वो भारतीय था और वो एक इंसान था। उस इंसान के ऊपर जिस तरह से सामने से गोली चलाई और जिस तरह से एक पत्रकार, एक तथाकथित पत्रकार, मैं सारी पत्रकारिता को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तथाकथित पत्रकार जो मोदी, आरएसएस और नफरत के हाथों में बिक चुके हैं, उनके पूरे ढांचे में ढल चुके हैं, उसने जो हरकत की है, क्या आप ये कह सकते हैं कि यह देश, यह भारत वही भारत है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भारत है? ये वही भारत है जो गांधी के? अरे आप नेता है ना सर, आप हमें एक बात बताइए, जो जिस लिबरल समाज, सवर्ण समाज की आप बात करते हैं, मैं देख रहा हूँ 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में है, 90% सिख ओबीसी कैटेगरी में है, क्रिश्चियन इस देश में शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में है। उसके जब आज जातिगत आरक्षण की मांग हो, जातिगत जनगणना की मांग हो, ये लिबरल समाज नहीं आता है। वो हिंदू मुस्लिम का जैसे ही कोई झगड़ा हो वो समाज आता है, एक भाई मारता है, एक भाई आग बुझाता है। क्या मुसलमान इस कॉन्स्पिरेसी को समझ रहा है? मैं लगातार आज भी जाता हूँ, जहाँ जहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है, हिंदू और मुस्लिम की, ये लिबरल समाज आगे आता है। लेकिन जैसे ही उसके हक अधिकार, आप बताइए ना, मंदिर मस्जिद से तो कोई कलेक्टर एसपी बनेगा नहीं। जब 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई में वो लड़ने नहीं आते। हम वही तो कहना चाह रहे हैं सर। दलित समाज ने जैसे ही धर्म का दामन छोड़ा, वो स्कूल कॉलेज गया, वो आज राजा बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, एसपी बन रहा है। आपके कांग्रेस ने अभी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है और उन्होंने कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री बनाए हैं, उसकी अब मार्केटिंग भी कर रही है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति बने। सवाल ये है सर कि मेरी निजी राय है, लिंचिंग पर मैं इसलिए इस तरह से बात कर रहा हूँ कि मेरी निजी राय है कि जब तक आप कोई कलेक्टर नहीं होगा, एसपी नहीं होगा, जज होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाए, कलेक्टर एसपी हो जाए, कोई किसी को नहीं मारने की औकात है इस देश में, क्योंकि संविधान है, वो संविधान इम्प्लीमेंट का। आपको लगता है कि जाति और धर्म की वजह से तो लिंचिंग हो रही है, लेकिन वो समाज, आपको लगता है कि ये भारतीय किसी सवर्ण समाज के साथ लिंचिंग सुने हैं किसी जनरल आए? तो फिर मैं क्यों मान लूँ कि इस देश में भारतीय तो सवर्ण भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, ओबीसी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, ये हम एक कैटेगरी है। हाँ, ये जो लिंचिंग हो रही है सर, ये तो धर्म और जाति देखकर होती है। 100% धर्म। तो फिर ये रुकेगा कैसे? यही तो मैं कह रहा हूँ। ये रुकेगा सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार को और आरएसएस की सोच को उखाड़ने से। और हमारे और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप जैसे पत्रकार जो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि इस सोच को, भाजपा और आरएसएस की सोच को उखाड़ के। सर, सबसे ज़्यादा राजनीतिक दंगा इस देश में 60 साल कांग्रेस रही है सर। आज अमित शाह बाहर हैं, घूम रहे हैं, चिदम्बरम गृह मंत्री थे, नहीं सजा करा पाए। एक भी हिंदू मुस्लिम दंगे का फैसला, वर्डिक्ट नहीं आया। मुसलमानों की हत्याएं इससे पहले भी होती रही है। मेरी राय है कि जो भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, जब तक मुसलमानों की सीधे भागीदारी नहीं होगी सत्ता में, उनके सीएम पीएम नहीं होंगे, डिप्टी सीएम नहीं होंगे, आप जैसे युवा राजनीति में नहीं आएंगे, हमें नहीं लगता सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों से कुछ, क्योंकि वो तो करेंगे हिंदू मुस्लिम।
बिल्कुल, ये इस बात को कौन नकार सकता है कि जब तक हमारे लोग सिस्टम में नहीं आएंगे जब तक ये होगा। लेकिन कांग्रेस, अभी आपने कहा कांग्रेस पार्टी के राज में दंगा हुआ, कांग्रेस पार्टी के राज में बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के राज में बहुत हद तक दंगा हुआ। लेकिन मैं एज अ मुसलमान भारतीय ये बोल सकता हूँ कि हमारा भ्रम जो है ना 2014 तक ये नहीं टूटा था कि हमारा देश नहीं है। हमारे लोग ये बात नहीं करते थे कि ये भारत जो है वो हमारा देश नहीं है। आज कम से कम हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि भारत हमारा देश है कि नहीं है। और आपको लगता है किसी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी को इस देश का दलित या पिछड़ा या सवर्ण वोट कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और लगता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि नहीं करेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? आपकी संख्या 20% है सर, 15% 10% वाले लोग राज कर रहे हैं इस देश में। टीएमसी उठा लीजिए, आपको मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीएमसी हो, नवीन पटनायक की पार्टी हो, असम गण परिषद हो, जितने सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, इवन SC ST OBC वाली पार्टी है, चाहे लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, क्या आपको नहीं लगता है कि जो माइनॉरिटी से युवा नेता है उनको सीधे सीधे भागीदारी का सवाल उठाना चाहिए? बिल्कुल भागीदारी का सवाल उठाना चाहिए, और हर दल में जिस भी जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, हर दल में भागीदारी का सवाल उठाना चाहिए और भागीदारी के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, 100% भागीदारी के लिए हमें लड़ना चाहिए और पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे इंक्लूडिंग मेरी पार्टी, कांग्रेस से लेकर के सारे क्षेत्रीय दलों की पार्टी, उनको अगर मुसलमान न दे तो उनके पास सीट, मुसलमान वोट न दे तो उनके पास सीट्स नहीं आएंगी। आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, अखिलेश यादव को अगर मुसलमान वोट न दे तो उनके पास सीट्स नहीं आएंगी। तो बिल्कुल हमें हिस्सेदारी पर पूरी मजबूती से मांग नहीं करनी चाहिए, पूरी मजबूती से हक जताना चाहिए और लड़के लेना चाहिए हिस्सेदारी। लेकिन हमें सोशल कॉम्बिनेशन के साथ और सोशल अम्ब्रेले के साथ ही। वो सोशल कॉम्बिनेशन क्या होगा? SC ST OBC माइनॉरिटी बनता दिख रहा है या सवर्ण और मुसलमान हो सकता है? SC OBC माइनॉरिटी 100% यही सोशल कॉम्बिनेशन है, और यही प्रताड़ित है, और यही एक दूसरे के दर्द को समझ। आपके जो युवा तुर्क हैं, जो राहुल गांधी हैं, मैं सोनिया जी का पर्सनली बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो इटली में जन्मी, वो ब्राह्मणवाद की उपज नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे चाहे राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन जैसे बिल दिए हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की कार्यशैली से बहुत सहमत नहीं हूँ, मेरी अपनी निजी राय है। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी से उम्मीदें हैं लोगों को, सोनिया गांधी से उम्मीदें, प्रियंका गांधी से उम्मीदें हैं, जिस तरह से अब SC ST OBC और माइनॉरिटी की भागीदारी का सवाल उठ रहा है, क्या लगता है पार्टी के अंदर अब एक विचार बनने लगा है कि वो तबका जो आपको वोट दे रहा है उसकी भागीदारी तय हो, जैसे पंजाब में दलित मुख्यमंत्री? देखिए, मैं राहुल जी के बारे में एक बात कह सकता हूँ। राहुल जी की विचारधारा SC OBC और माइनॉरिटी को लेकर के पूरी तरह से स्पष्ट है। मैं आपको कोट कर देता हूँ यहाँ, हालांकि वो एक गुप्त मीटिंग में उन्होंने कहा था, किसी गुप्त मीटिंग में उन्होंने एक माइनॉरिटी और एक दलित दो नेता उनसे मिलने गए थे, और उन्होंने कहा कि पार्टी पे कब्जा करो। ये राहुल जी ने कहा कि पार्टी पे कब्जा करो, एक दलित नेता से और एक माइनॉरिटी नेता से। अपने कम्युनिटी को जगाओ, अपने लोगों को आगे लाओ, अपने लोगों को लीडरशिप से रूबरू करवाओ, और अपने लोगों को ये समझाओ कि तुम्हें किस तरह से सिस्टम में आना है। और सब उन्होंने ये कहा, पार्टी पे कब्जा करो, कांग्रेस पार्टी पे कब्जा करो। तो एक राहुल गांधी, एक पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब ये दलित और मुसलमानों से ये कह रहे हैं वो कि पार्टी पे कब्जा करो। आज आप AICC में देख लीजिए कितने दलित सेक्रेटरी हैं। पिछड़ों को लेकर क्या रहा है? देखिए, मैं पिछड़ों में बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं, मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, पिछड़ों में बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जो संघ की विचारधारा के साथ हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जो संघ की विचारधारा है वो भारत का सर्वनाश करेगी। सर, तो वजह ये तो है ना सर, क्योंकि उसके आरक्षण की लड़ाई जो है, पिछड़ों का जो 27% आरक्षण की लड़ाई है, जाति जनगणना की लड़ाई है, OBC मुसलमान भी पिछड़ों में आते हैं, 90% आबादी मुसलमानों की पिछड़ों जाति में है, 60% आबादी है। उसको लेकर मोदी सरकार रोड मैप बनाती है, 27 मंत्री बना देती है, वो खुद को OBC क्लेम करता है, रिप्रेजेंटेशन। एक आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी कहती है कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, कांग्रेस कह सकती है सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? सोचिए, 10% सवर्ण है और 20% मुसलमान है। आप, मुझे लगता है अनकंफर्टेबल हो रहे हैं इन सवालों से। नहीं, बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं। इस देश में राजनीति तो हो रही है भाई, बिल्कुल इसी स्तर का। बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ये कैसे कह सकती है कि हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, हमें फला का वोट नहीं चाहिए? कभी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही नहीं, जातिगत आधार पर विचारधारा ही नहीं रही है।
कभी कांग्रेस पार्टी की आप बता दीजिए जातिगत आधार पर विचारधारा रही हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कांग्रेस के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर थे या कांग्रेस पार्टी के वर्कर थे? लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा थी कि कांग्रेस पार्टी ने जो है उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, कि मौलाना आज़ाद को पहला शिक्षा मंत्री बनाया। आप इस देखिए एक बड़ा तबका सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं समाज के नब्ज पर हाथ रखता हूँ। मुसलमानों का एक बड़ा तबका उसको लगता है कि तमाम सेकुलर के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस ने उसको ठगा। उसको लगता है कि उसकी अपनी लीडरशिप वाली पार्टी चाहिए। क्या उनको एडवाइस करें? मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। सब मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये मानता है कि मुझे क्षेत्रीय दलों ने ठगा है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने नहीं, क्षेत्रीय नहीं सर, उसमें राष्ट्रीय दल भी हैं। सब ने ठगा उनको, सब ने ठगा, लेकिन अंत में ओवैसी हल नहीं हो सकते। ओवैसी को अगर आप हल मानना चाहते हैं तो ये देश जो भाजपा तोड़ना चाहती है वो टूट जाएगा। ओवैसी हल नहीं हो सकते। क्या हल है फिर? कैसे लिंचिंग रुकेंगी? कैसे उनको अधिकार मिलेगा? कैसे उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? आप लड़ाई लड़िए ना सर, रोड पे निकलिए ना। मैं तो तमाम मुसलमान युवाओं से अपील करता हूँ, तमाम मुसलमान संगठनों से अपील करता हूँ कि आप भारत का झंडा लेकर के और संविधान धर्म सॉल्यूशन नहीं है मुसलमानों के लिए, संविधान सॉल्यूशन है। बिल्कुल 100% भारत में धर्म सॉल्यूशन नहीं है, मुसलमानों के लिए संविधान ही सॉल्यूशन है। धर्म तो निजी मसला है, वो तो संविधान में अधिकार है, आपका कोई भी धर्म मान सकता है। 100% हिंदुस्तान के संविधान में अधिकार है जो है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म मसला नहीं है, संविधान मसला है। सीए एनआरसी के आंदोलन में जब मुसलमानों ने हाथ में संविधान सभा की प्रति लेकर के और भारत का झंडा लेकर के निकले थे तो भाजपा और आरएसएस की मैं ऐसे ही सख्त सवाल पूछता रहूँगा। मेरी कोशिश है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 90% आबादी है जो 2 दर्जे का नागरिक है, हाशिए पर है। हाँ, आसाम पर एक बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि आसाम में जो घटना हुई है वो घटना बेहद निंदनीय और शर्मनाक तो है ही, लेकिन उस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वो पूरी तरह से इंसान विरोधी पार्टी है, वो पूरी तरह से शैतानों की पार्टी है। और यही हाल रहा तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो गृह युद्ध कराने के कगार पे भारत को खड़ा कर देगी और भारत को तोड़ने की पूरी साजिश ये अंग्रेज़ों के दलाल हैं। अंग्रेज़ों से दलाली ली है इन्होंने और 2.5 रुपये लिया था सावरकर ने अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ों के दलाल हैं ये। गांधी जी ने कहा था कि हम तुम्हें गोरे अंग्रेज़ से आज़ाद करा रहे हैं और काले अंग्रेज़ों से तुम्हें आज़ादी लेनी पड़ेगी। तो ये वही काले अंग्रेज़ हैं। मैं हिंदुस्तान के तमाम वर्ग के, खास करके दलित और मुसलमानों से, पिछड़ों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बर्बरता को बिल्कुल बर्दाश्त मत करिए। अभी भी समय है, रोड पर निकल आइए, वरना ऐसे ही आपके बच्चे, आपके लोग मारे जाएंगे। ये भारत विरोधी लोग हैं, इन भारत विरोधी लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना है तो दलित और मुसलमानों को खास करके रोड पर आना पड़ेगा। मेरी निजी राय है कि इस देश में जो 90% आबादी है वो भारत बनाता है, उसी से ये भारत है, उसी से ये देश है। और जब तक वो संवैधानिक तरीके से एकजुट नहीं होंगे, सीएम पीएम एसपी डीएम नहीं बनेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके साथ अपराध नहीं रुकेगा। इससे ज़रूरत है कि अपने संवैधानिक हक को प्राप्त कीजिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, इस पूरी बातचीत से आपको क्या मिला? क्या मुस्लिम समाज के वो तमाम लोग जो 15 से 20% आबादी है उसके बाद भी उस हाशिए पर धर्म की वजह से रखा जा सकता है? इस देश के संविधान सबको हक देता है अपने हिसाब से धर्म को मानने का, लेकिन धर्म की राजनीति करके इस देश को टुकड़ों में बांटा जा रहा है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा बड़ी बात है, जिसको आपको लगता है कि जो मुसलमान विरोधी है वो दरअसल इस देश का संविधान विरोधी है और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको उनका संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है। और इसीलिए इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, जिस दिन इस देश में संविधान लागू हो गया, जिस दिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की भागीदारी मिल गई, मुझे नहीं लगता है कि कोई हाथ उठा पाएगा। ये सॉल्यूशन है। धर्म की राजनीति लंबे समय से चलती आ रही है। गांधी ने भी दंगे रोकने की कोशिश की, नहीं रुकी। कांग्रेस के राज में भी दंगे हुए, बीजेपी खुलेआम दंगे करा रही है। मुझे लगता है कि अगर आपका भागीदारी का सवाल हो, आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज हों, कलेक्टर एसपी हों, सीएम पीएम हो, तो शायद आपकी तरफ कोई उंगली न उठाए। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? मुसलमानों की भागीदारी का सवाल है, कैसे मिलेगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया शंभू भाई, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।